सेंटर में पॉइंटर या ओके, पॉइंटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, आई थिंक आई विल बी ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। इट्स ओके। आई एम डॉक्टर विद्या शेट्टी। सर ने बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई करके इंट्रोडक्शन दे दिया। Actually, I'm basically a gynecologist, a public health specialist, and also a law graduate from Mumbai University. So medical legal is my passion, and I do it because I have my experiences, and I know many of my colleagues also now face a lot of experiences in medical practice. So this is just एक छोटा सा overview of our daily practices. कहाँ हम लोग actually बहुत सारे सालों में हम लोगों को ऐसा लगता है कि कभी भी ओपीडी हम लोग हमेशा देखते हैं, तो शायद हमारे साथ मेडिको लीगल इश्यूज नहीं होंगे। सो ये एक ओवरव्यू है जहां हम लोग देख सकते हैं कि स्मॉल थिंग्स कहां हम लोगों को एक मेडिको लीगल हैसल में डाल सकता है, एंड व्हाट आर द स्मॉल थिंग्स दैट वी कैन डू टू गेट आउट ऑफ इट। सो बिगिनिंग विद द प्रेजेंटेशन, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोगों को समझना है कि वाई डू आर पेशेंट्स सू अस। बहुत बार हम लोगों को लगता है कि दिन रात काम करते हैं, इमरजेंसीज देखते हैं, सब कुछ हम लोग हैंडल करते, तो फिर पेशेंट को क्यों लगता है कि वी आर नॉट गिविंग आवर बेस्ट, वाई आर वी नॉट डूइंग व्हाट वी आर सपोज टू डू, जबकि हमने तो बेस्ट करी है, सर्जरी भी बेस्ट किया, ओपीडी में सजेशन बेस्ट दे दिया। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव। बहुत बार आप देखेंगे कि पेशेंट को ये लगता है कि मैं बात कर रहा था, डॉक्टर मोबाइल देख रहे थे, या तो लैपटॉप में घुसे हुए थे, या तो मेरी बात तो नहीं सुन रहे थे। दैट इज व्हाट द पेशेंट फील्स। राइट या रॉन्ग हम लोग नहीं गिन रहे, हम लोग उनकी पर्सपेक्टिव देख रहे हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे तो वी वर नॉट अटेंडेड टू। हम लोग गए, डॉक्टर बोले मैं अर्जेंट सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, आप आपकी फाइल रख दीजिए, कल आके डिस्कस कर देंगे, तो हमने उनकी बात नहीं सुनी। बहुत बार देखेंगे तो उनको लगता है कि मैंने बहुत 4 बार ओपीडी में गया, मैंने बोला उनको मेरा पेट यहाँ पे दुख रहा है, लेकिन डॉक्टर बोलता है हाँ ठीक है, सर्जरी के बाद ये चीज़ होती है, तो दे डिडंट केयर, दे डिडंट बॉदर टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज माय प्रॉब्लम। दे गेव मी वेरी लिटिल टाइम कि खड़े खड़े डॉक्टर ने ओपीडी देख लिया, बोल दिया मुझे कि ये फटाफट यही मेडिसिन 15 दिन चला ना, 15 दिन के बाद देख लेंगे, तो उन्होंने मेरे बारे में बॉदर ही नहीं किया। बहुत बार ये सब जो चीज़ें होती है, इसके वजह से पेशेंट स्टार्ट्स फीलिंग कि अगर कोई आउटकम में प्रॉब्लम आ गई या आउटकम इज नॉट एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, देन इट इज द डॉक्टर्स नेग्लिजेंस और द डॉक्टर हैज डेलिबरेटली डन सम मैल प्रैक्टिस। सो दिस, ये सब जो छोटी छोटी हम लोग सोचते हैं एक्सपीरियंसेस हम लोगों को आते हैं, दीज आर द स्टॉलवर्ड्स जहाँ पे हम लोगों की मेडिको लीगल एक्सपीरियंसेस स्टार्ट हो जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द इंडिकेशंस। इससे भी ज़्यादा आई एम श्योर हमारे पास बहुत कुछ आएगा। देयर इज सम प्रॉब्लम विद द स्लाइड शो, कैन समवन हेल्प मी प्लीज? हाँ, yeah, now it's gone. So the common errors that as medical professionals, just like we try to understand the patient's perspective, so as medical professionals क्या है जो हम लोग कर सकते हैं जिससे हम लोगों को medical legal issues नहीं आए? Most important, being compassionate and empathic. ये तो हमारी प्रैक्टिस में आती है कि हम लोग कंपैशनेट है पेशेंट्स के साथ, हम लोग एम्पैथेटिक है पेशेंट के साथ, लेकिन आप लोग अग्री करेंगे, मैं भी अग्री करती हूँ, अगर हमारे सर्जरी में कोई कॉम्प्लिकेशन होगा तो हम लोग वो पेशेंट के राउंड्स उनके रिलेटिव्स के सामने नहीं लेते। इनफैक्ट हम लोग वार्ड में भी जाने का अवॉइड करते हैं ताकि हम लोगों को उन लोगों को फेस नहीं करना चाहिए। वी ट्राई टू अवॉइड इट। सो दिस इज आर नॉर्मल टेंडेंसी। बहुत बार हम लोग सब लोग करते हैं, वी मे से दैट वी डोंट डू इट बट वी डू। सो अ स्मॉल थिंग इज कंपैशन, एम्पैथी, having eye to eye contact while talking to the patient. That's what I just said. We are looking at a mobile. It is very very important कि हम लोग वो मोबाइल में शायद किसी और पेशेंट के रिपोर्ट्स देख रहे हैं, उसको लाइफ सेविंग सर्जरी के लिए एडवाइस करने वाले इसीलिए मोबाइल देख रहे हैं, ये नहीं कि व्हाट्सएप देख रहे हैं या फेसबुक देख रहे हैं। बट फॉर द पेशेंट वी आर नॉट लुकिंग एट हिम, so that eye contact, that is very very important. Again, just having a compassionate hand on the shoulder, you know, these are our body languages which really help us out in our daily practice. So when they feel कि जब हम लोगों ने उनकी तरफ देखा नहीं, हम लोगों ने उनको अवॉइड करा। दूसरी बात, डिफेंसिव मेडिसिन। आज मेडिको लीगल आने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये पता है हम लोग को कैलकुलस है, तो फिर आप क्या करिए, एक आईवीपी कर लीजिए, फिर आप रेडियोलॉजी कर लीजिए, उसके बाद भी हम लोग एक सीटी करा लेंगे। एक्चुअली डिफेंसिव मेडिसिन इज एन इन्विटेशन टू ऑल मेडिको लीगल हैसल्स।
जो हम लोगों को लगता है कि डिफेंसिव मेडिसिन में हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होगा तो मे बी वी विल नॉट लैंड इनटू इट. इनफैक्ट वी आर इनवाइटिंग इट. फेलियर टू कम्युनिकेट. Many times we do not give, probably we are giving our best, but the patient is not satisfied, or they feel that we are not discussing enough or not giving them the enough options that we should be giving. Failure to diagnose. Many times आप देखेंगे तो patient coming in, उन्होंने अपनी problem already Google की हुई है, तो Google ने उनको diagnosis दे दिया, तो they expect कि Google बाबा ने जो उनको diagnosis दिया वही diagnosis आप भी दो, वरना आपने जो diagnosis दिया वो सही नहीं है. One more class of patient is there who is so introvert कि वो अपने सब problems आपको बताता ही नहीं है, तो ये patient को आप diagnose नहीं कर पाते. Failure of diagnosis is also one part where later they feel that we are wrong. Again, failure of identification of complication. Many times we know कि ये complication हो सकता है, but we feel अगर हमने उनको बता दिया, patient डर जाएगा या उनको लगेगा कि हम लोग उनको डरा रहे हैं. So we do not give them. Like if there is a chance of 10% complication, we say 1% patient को ये problem हो जाती है. We make it very light. So many times when we are communicating to this extent also, we are giving them a scope to think that there can be some problem with our management and we may land in medical legal hassles. So first for doctors, very important is medical negligence. Medical negligence, there are only 4 Ds that we all need to remember. One, as a doctor, our duty to the patient. Second, जो भी हमारी duty है उसमें हम deficient नहीं हो. There should be no deficiency in the duty. Third, there should be no damage occur to the patient. And the fourth is, the damage is of a direct consequence of our action. These 4 Ds are the ones which identify the medical negligence. Next is, if we do not follow the norms, it's very important that certain norms that are laid down, we need to follow it. With our experience, there are many changes that all of us do in our practice and the way we deal with our patients. But whichever norms have been laid down, it's very important that we follow all of the norms. And also every norm is specific to every situation and every context. So this thing cannot be totally rejected or neglected by any of us. All we need to know is to prove this negligence, the patient needs to prove that it was our duty to give them the service, that we have not given that service up to the mark. If we have given the service, it is not up to, it is damaged the patient and we are the cause of the damage. These 4 Ds are absolutely required, after which the patient can say that the doctor is negligent. As a doctor, what can we do? Because we say कि हमने आपको best treatment दिया, हमने आपको सब कुछ explain किया, हमने communication भी रखा है, फिर भी ऐसा issue हो रहा है. So, what can we do? The most important thing is prevention. Prevention is better than cure, all of us know it. So for prevention, actually now if you see, with the technology being available and people having the net and many of them also have a lot of inquiries, and on WhatsApp they send in their reports and take opinions. There are online platforms jahan pe log pooch sakte hain. So after this, what happens is the expectation from doctors has increased a lot with technology. But healthcare delivery ultimately is a human delivery. All of us are human and there can be a mistake at some times. So many times we see that the error is not because there is lack of knowledge. The doctor doesn't have a lack of knowledge. It is only at that time that their mindset, or maybe sometimes they are overambitious trying to do something new, trying to do something innovative, which may or may not land up in the way or give the outcome of जो उन्होंने expect किया था वो outcome नहीं है. So that could be one reason. Also important for us is asset protection and indemnity. All of us have personal indemnity. So we know कि Consumer Protection Act आ गया, तो lawyer fight करेगा, अगर आया तो insurance company भरेगा. But do we understand कि our hospital can be made partner for medical legal negligence? हमारे staff जो करते हैं, that is also a part of medical legal negligence. So very important on this platform I would like to say is, जैसे आप लोग अपने खुद का personal insurance करते हैं, it is very important for you to have hospital indemnity. That would cover your hospital setups as well as your staff and doctors who are working under you. So that's a very important part. And all of us doctors need to understand that in a medical legal case, the burden of proof lies on the patient, on the complainant. यानी by default law ये सोचता है कि doctor is right until and unless proved. तो जो भी complainant होता है, जब वो complain कर रहा है
कि दिस डॉक्टर इज नेग्लिजेंट और इन्होंने कुछ तो नेग्लिजेंट एक्ट किया हुआ है, तो उनको प्रूव करना पड़ेगा, और वो प्रूव होने के बाद ही द डॉक्टर वुड बी कंसिडर्ड नेग्लिजेंट. सो लेट अस कम टू वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, द सीपीए एक्ट 2019. जब 2019 में सीपीए एक्ट आया तो बहुत सारे डॉक्टर्स खुश हो गए, क्योंकि व्हाट्सएप में मैसेजेस आया कि डॉक्टर्स एंड लॉयर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द सीपीए एक्ट. आप लोग ने भी सुना होगा ना? हाँ, नहीं? सो यू आर ऑल वेरी हैप्पी कि अभी डॉक्टर्स को सीपीए का टेंशन नहीं है. बट वेरी सॉरी टू से, ऐसा कुछ नहीं है. डॉक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द सीपीए एक्ट. इन फैक्ट मैनी इंश्योरेंस कंपनीज, व्हेन उन लोगों का डेटा कोलेक्ट किया गया, so they have seen that there is exponential increase in the litigations against doctors. And now the CPA actually wants to concentrate on the issues of unfair practices, mostly in private healthcare delivery system. So doctors exempt होने के chances ही नहीं हैं. And the CPA would be applicable to all services which are paid services, bought services. Paid services, bought services का मतलब ये है कि अगर आपने consulting charges ले ली तो आप सीपीए में आ गए. अगर आपने चैरिटेबल में काम किया और उसका आपका ऑपरेटिंग चार्जेस ले लिया तो आप सीपीए में आ गए. अनटिल एंड अनलेस आपने वो सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट किया. जो भी आप सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे, दैट इज द ओनली सर्विसेज दैट वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सीपीए. अदरवाइज हाउ मच यू हैव चार्ज्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू हैव चार्ज्ड, यू आर इनटू सीपीए. So the medical community should work at providing quality, affordable healthcare. That is what CPA is looking at this point of time. Also, we have to understand this very, very important clause. The fees for goods and services up to 5 lakh rupees is totally free. इससे पहले इतने का भी क्लेम के लिए उन लोगों को कोर्ट जाके उनके चार्जेस भर के उसको अप्लाई करनी पड़ती थी. अभी 5 लाख तक का टोटली फ्री कंज्यूमर में वो जा सकते हैं. सो दिस इज कंप्लीटली अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो उन्होंने दिया हुआ है. सो नाउ द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, जो पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम हम लोग बोलते थे, उसका केस का अमाउंट हैज कम अप टू 1 crore. इससे पहले इट वाज 20 lakhs. फॉर 1 crore people had to go up to the state level. Now in the district level it will be till 1 crore. State commission 1 crore, not exceeding, up to 10 crores. And the national commission, the cases would be above 10 crores. So the CPA 2019 has not given the doctors any exemption. Please my friends, अगर आप लोगों को ये misconception हुआ है तो not at all. It is put us in a tighter position. So clinical guidelines is one very very important thing that all of us have to follow, because clinical guidelines ही वो चीज़ है जो आप लोगों को legally save कर सकता है. अगर जो आपने एक्शन की हुई वो कोई भी मेडिकल टेक्स्ट बुक में है, so that is a very very strong defense for you to fight in case you have a medical liability or a medical legal case against you. The next important part would be documentation. All of us know एक हॉस्पिटल चलाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है. सभी का हो गया, म्यूनसिपल का पेपर्स हो गए, PCPNDT, MTP, हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन, all of the documentation and certificates. So maintaining is very very important. Next is your potential litigant. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या सोचते हैं, ये तो मेरा फैमिली पेशेंट है, ये कभी मेरे अगेंस्ट जाएगा नहीं, ये तो मेरा बहुत ओल्ड पेशेंट है, इसकी माँ मेरे पास ही डिलीवर हुई थी तो ये तो कुछ करेगा नहीं. कौन लिटिगेंट बनेगा ये आपको नहीं मालूम. सो द बेस्ट थिंग इन प्रैक्टिस इज कंसिडर एनीबडी कैन बी अ लिटिगेंट एंड ऑल ऑफ अस हैव टू फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स so that if there is any litigation anywhere, you are ready to fight it out. The next is contributory negligence. बहुत बार हम लोगों ने देखा है, हम लोग पेशेंट को बोलते हैं 10 दिन में आओ, पेशेंट 2 महीने में आता है. हमने बोला है मेडिसिन 2 दिन खाओ, पेशेंट ने 10 दिन खा लिया कि 2 दिन में मुझे आराम हो गया, मैंने 10 दिन ले लिया. दिस इज लाइक व्हाट वी कॉल contributory negligence. So they are also negligent, but we will have to prove it in case required in the court of law. Next important part is vicarious liability. जैसे मैंने अभी आपको बोला, जो आप करते हो आप उसके लिए लायबल तो हो, लेकिन आपका जो स्टाफ करता है उसके लिए भी आप लायबल हो. आपका आरएमओ जो करता है उसके लिए भी आप लायबल हो. आपकी मौसी ने जो किया उसके लिए भी आप लायबल हो. दिस इज विकेरियस लायबिलिटी. दैट इज द रीजन योर हॉस्पिटल इंडेमिटी and coverage of all your staff and your premises is very very important. Next important part I would come to informed consent. So informed consent, most important 3 or 4 points, please everybody remember.
इन्फॉर्म्ड कंसेंट और कंसेंट सेम नहीं है। बहुत बार हम लोग मेडिको लीगल पेपर्स देखते हैं जिसमें एक प्लेन पेपर होता है और उसमें नीचे पेशेंट का साइन होता है, और उनको ऐसा लगता है ब्लैंक पेपर में पेशेंट का साइन है, अभी हम लोग कुछ भी भर सकते हैं। सॉरी, दिस इज नो डिफेंस। इन्फॉर्म कंसेंट का ये मतलब है आपने पेशेंट को उसके कंडीशन इन्फॉर्म कर दिया, पेशेंट को जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसके ऑप्शंस दे दिए, जो ट्रीटमेंट होगा उसका कॉम्प्लिकेशंस बता दिया, अगर ट्रीटमेंट नहीं किया तो क्या होगा वो बता दिया, और जो पेशेंट ने कहा आपने वो करके दिया। प्लीज रिमेंबर, एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट का ये मतलब होता है कि जैसे पेशेंट का साइन हो गया, उसके रिलेटिव का साइन हो गया, आपका साइन हो गया। Until and unless that is not done, it's not complete documentation. So that's very, very important for an informed consent. So conclusion, इतना सब सुनने के बाद बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फिर तो प्रैक्टिस नहीं करना बेटर है, इतना सब करना बहुत मुश्किल है। So we would like to find that not our doctors stop practicing, but our doctors practice in a very, very comfortable environment. So the conclusion would be, have a comprehensive professional liability, insurance, and be very careful that any patient can be a litigant. Don't land into trouble by trying to bypass any of the protocols that you need to do. So you have to have a backup ready for all the medico-legal hassles. Anybody and everybody of us are going to land up in some hassle some way. So what we can do for that is find a solution. हर problem के साथ solution तो आता ही है. So doctors, while doing the clinical practice, would need to have a solution that is legal, so that they have somebody who will manage their legal issues and they can practice medicine. So for that, the doctors should be concentrating on their medical practice, doing their documentation and finding an option. So here we are, we have one-stop solution for all of your medico-legal hassles. So there's one company that can really help you out. I would recommend the Apex Insurance, which can really take care of most of your issues, from your documentation to your civil court, to your criminal court, to your Supreme Court, to your local issues, your district issues, your indemnity issues, and all your documentation 24/7. So thank you very much for a very patient hearing. Thank you for the extra time. And I would really like to thank Punjab IMA for having such a wonderful occasion. It's a very, very long time I've got to see so many faces together. So thank you so much. And thank you, Apex, for having me here. It was a pleasure spending this little bit of time with all of you. Thank you. I just want to inform all branch presidents and secretaries and Punjab office bearers, Apex has a MOU with us now that they will be fighting any case which is for association. If there is some nursing association problem, for association, not individual, free of cost, they have signed it for 5 years. For STP, ETP issue, we are giving them a case. After visiting Patiala, if they don't listen to us, Dr. Vig has already decided, and first case we'll be giving to them, and they will fight free of cost for us. Now I request Dr. Amrik Singh and all other past presidents to come here and give honor to Dr. Gurbir Gill, and I want to inform that we have started this rotational citation, and every time the group which has formed, families contributing 21,000 rupees for traveling expenses to the person speaker who will be coming. Like today we had a very learned speaker from Mumbai. So Dr. Gurbir, please.